नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिलती हैं और 400 पार का नारा लगता है, ऐसे में अब अखिलेश यादव ने भी एक नारा दे दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वो 300 पार का नारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में उनकी बात में सच्चाई दिखाई देती है, या फिर जिस तरीके से कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि वो महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे और उसके लिए फॉर्म भी उन्होंने अप्लाई करवा दिए थे, लेकिन वो उनका वादा कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रही है और ये बोल रही है कि ऐसे वादे ना करें जो जनता के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे, आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद उनका एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात कर लिया जाए इंडिया गठबंधन की, तो लगातार इंडिया गठबंधन में मोदी सरकार के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में किस तरीके से यूपी की सियासत मोड़ लेने वाली है, आज इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आश्रुति, किस तरीके से आप देखती हैं कि यूपी की सियासत का किस तरफ जा रही है। अखिलेश यादव को 37 सीटों पर जीत मिलने के बाद लगातार वो कहीं ना कहीं अब यहाँ से आप देखेंगे विधानसभा सीटों पर वो इस्तीफा देकर फिर लोकसभा की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार के वहाँ पे संसद भवन में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हार और समाजवादी पार्टी की इतने लंबे समय के साथ जीत ने अखिलेश यादव का जो एक आप देखें राजनीति की ओर जो रुख है, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं राजनीति की ओर जो रुख है वो बदल दिया है। अखिलेश यादव के तमाम तरह के आप देखें बयान सामने आए। अखिलेश यादव विधानसभा की सीटों से इस्तीफा दे रहे हैं। वही इतना ही नहीं, आप देखें वो भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी करने की भी कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो इस बार 300 सीटों का एक जो आंकड़ा बताया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं झंडा गाड़ते नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की इस बार जीत के बाद कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस तो उनमें आ गया है। आप देखें कि कहीं ना कहीं एक इस तरह से वो एक गठजोड़ तो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव की जो इस बार कहीं ना कहीं इतने लंबे समय के बाद जो एक जीत हुई है, उनको थोड़ा रणनीति के तौर पर चलना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आप देखें वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है वो कमजोर बैठेगी। देखिए, दल है और कहीं ना कहीं दल अगर कमजोर बैठेगा, हार का सामना करा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी कमबैक तो किया ना इस बार। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का दल है वो भी कहीं ना कहीं कमबैक करने का प्रयास करेगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से आप देखें अखिलेश यादव का और उनकी जो एक साइकिल चली है इस बार, वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में गई है, उत्तर प्रदेश में पक्ष में गई है। क्योंकि वो उत्तर प्रदेश जो हिंदुत्व का एक मुख्य चेहरा है, उस उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जीतना, अयोध्या का मुद्दा याद करें, अयोध्या में जाने के लिए अखिलेश यादव ने किस तरह से देखिए मना कर दिया था। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बहुमत के साथ जीत होना तो मुझे लगता है बड़ी बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव में 300 सीटें पार करना, उसके लिए सफर बहुत लंबा है और उसके लिए अखिलेश यादव को भी और मुझे ऐसा लगता है और मेहनत करने की अभी बेहद ज्यादा जरूरत है। जी आश्रुति, लेकिन अभी आपने जैसे हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और अयोध्या का मुद्दा उठाया, तो आज वही सपा से जो प्रत्याशी थे अयोध्या से अवधेश प्रसाद सिंह, वो कह रहे हैं कि अयोध्या किसी के बाप की बपौती नहीं है। इस तरीके का वो बयान देते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बोली है। तो अब इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी होने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में कि अयोध्या से इस बार उनको हार ना मिले, तो किस तरीके की रणनीति बनाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए माही, पहले तो अवधेश जी को अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, किस तरह से वो आखिर बात कर रहे हैं। और चलिए, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाना है तो उठा लीजिए, वो वहां से हारे और आपका हक बनता है कि आप सवाल उठाएं बीजेपी पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरह के एक तरह से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं किसी के बाप को, और ये कोई शब्द नहीं होता राजनीति में, देखे खासतौर पर बोलने वाले। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो जीत हुई है अयोध्या से, वो बहुमत से जो जीते हैं, वो जीत कहीं ना कहीं उन पर हावी पड़ती दिखाई दे रही है। आप देखें, अयोध्या नगरी है, अयोध्या भगवान राम की नगरी है। राम की नगरी में जनता ने अगर राम के नाम पर ही बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आप देखें ये कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी ठेस की बात है और एक कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है बीजेपी की रणनीति पे कि आखिर आपने अयोध्या को दिया इतना, तो जनता के साथ आपने क्या किया। अब जनता के वो बयान सुने, जनता ने जिस तरह से बोला है कि हमारा घर उजाड़ के, हमारे पैसे उठा के, हमारे सामान को इस्तेमाल करके तुमने वो सारा सामान अयोध्या में इस्तेमाल करा, हमारे को कौन सा पैसा दिया। तो जनता नाराज है। देखिए, जनता असल में आप देखें तो अयोध्या की जनता बेहद नाराज है और उसी के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सपा जो है वो अपनी जीत को इस तरह से अपने सर कहीं ना कहीं चढ़ाने लगे और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने से पहले ही जीत का एक तरह से ऐलान कर देना, देखिए बहुत कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और अगर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इतने
उनको एक कहीं ना कहीं खुद पर अगर इतना भरोसा है, पार्टी के नेतृत्व पर अगर उनको इतना गठजोड़ भरोसा है, तो आखिर उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर आप नहीं जीते हैं उन सीटों का आकलन क्यों नहीं कर रहे? आप उन सीटों का भी आकलन करिए, उन सीटों के लिए भी आप जद्दोजहद करनी शुरू करिए। आप जीत गए हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश को फिर अगर वापस से वो गुंडा राज राज्य बनाना है तो फिर उत्तर प्रदेश में आपकी जीत पर भी तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने ही वादों में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रही है। आप देखेंगे इंडिया गठबंधन के साथ सरकार तो बना रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से अब मंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं कलह उत्पन्न हो रही है। और वहीं आप अजीत पवार से देखिए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अब कहीं ना कहीं एक मैसिव एनवायरमेंट भारतीय जनता पार्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये पूरा माहौल छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी में अगर किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएगी, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि इस बार का जो नारा था 400 पार का, वो उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया। देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वैसी हार हुई है। जो गठबंधन था वो गठबंधन कहीं ना कहीं आप देखिए भारी पड़ता नजर आया। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में तो देखिए आप जो नींव है उनकी कमजोर पड़ती दिखाई दी। और एकनाथ शिंदे, शरद पवार का इस तरह से आप देखिए कहीं ना कहीं पद की मांग करना, आप देखिए केंद्र में कहीं ना कहीं एक अहम पद की मांग करना, तो मुझे लगता है किस हक से वो अहम पद की मांग कर रहे हैं? आपने जीत कहाँ दर्ज की? आप खुद ही बात करिए, गठबंधन था महाराष्ट्र में, वो गठबंधन में किस हिसाब से आपने जीत दर्ज की? महाराष्ट्र की अगर आप वोट प्रतिशत की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13% वोट भी नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और गठबंधन जो था महाराष्ट्र में, तो आप देखिए बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है एनसीपी अगर अकेले चुनाव लड़ती, अगर कहीं ना कहीं शरद पवार शिंदे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, तो महाराष्ट्र में ज्यादा अच्छी जीत दर्ज वो कहीं ना कहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अंत में इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी को तो लॉस हुआ ही, उसका घाटा उनको तो देखने को ही मिला, लेकिन उनकी पार्टी की भी कहीं ना कहीं आप देखें उनकी पार्टी पर भी तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े होने लग गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो पूरी रणनीति कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक आ रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की आप देखें जिस तरह से उनके इस्तीफे की मांग उठा रहे थे देवेंद्र फडणवीस उस समय, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आपके खुद के राज्य में जब आप हारे हैं, इतनी बुरी तरह से आप हारे, गठबंधन की सरकार आप वहां नहीं बना पाए, महाराष्ट्र में आप बीजेपी का दबदबा नहीं एक तरह से पैदा कर पाए, तो आखिर आप एनडीए में खुद को शामिल करने के बाद ही किस तरह से मुख्य चेहरा बना पाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में तो देखिए फिर भी बीजेपी 33 सीटों पर कहीं ना कहीं जीत दर्ज करी है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में करती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको, अगर वो तब मंत्री पद की मांग करते तो उनको मंत्री पद देना एक तरह से आप देखिए एक अहम मुद्दा भी उठता, वो इसके लिए विरोध भी करते, लेकिन कहाँ आपने जीत दर्ज करी, तो आप किस मुद्दे पर आखिर मंत्री पद की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लेकिन अगर अब ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का भी वही हाल होना है। अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो 22 पार्टियां कहीं ना कहीं आपस में अंतरकलह उनमें भी देखने को मिलता, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ दिया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव 37 पार्टियों पर जिस तरीके से उनको जीत मिली है, तो वो आप राहुल गांधी का साथ छोड़ते हुए वो भी नजर आ सकते हैं। देखिए माफ करेगा अखिलेश यादव, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रही थी, उनके मुद्दे पर भी आएंगे, पर अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर जो जीत दर्ज की है, वो 37 सीटें उन्होंने कहीं ना कहीं जिस हिसाब से निकाली है, देखिए वोटों में सेंधमारी करने का पूरा प्रयास हुआ है, और राजनीति में आप अगर सेंधमारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा इस बात पे नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बहुत बड़ी गलती है, और यहाँ पे आकलन करने की बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बेहद जरूरत है। वो योगी आदित्यनाथ को मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझ आ चुका है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री की गद्दी पर भी अब आप देखें संकट मंडराने लग गया है। बात करें अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल ने अंत में आकर जो दिल्ली में आप देखें गठबंधन तोड़ा है, आप और कांग्रेस का जो गठबंधन टूटा है, ये गठबंधन केवल केंद्र के नेतृत्व के लिए था, ये गठबंधन केवल केंद्र के चुनाव के लिए था। वो चुनाव अब संपन्न हो गए, ना आपके खाते में कोई सीट गई, ना कांग्रेस के खाते में कोई सीट गई, तो अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी उनको कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि उनकी ही पार्टी में अंतरकलह बन गई। कांग्रेस के अब विधायकों को देखिए जिस हिसाब से उन्होंने पार्टी छोड़ी, अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी पर ही वो लगातार आरोप लगा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी में शामिल हुए, तो आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं, कांग्रेस की छवि धूमिल नहीं कर रहे हैं। तो केजरीवाल का अंत में आकर, गोपाल राय का अंत में आकर इस तरह से ये निर्णय लेना और ये ऐलान करना कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है। वही मुद्दा देखिए ये भी है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को सक्रिय राजनीति में कदम दोबारा रखना पड़ेगा, वरना दिल्ली से आम आदमी पार्टी अपना हाथ धो बैठेगी। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली की सियासत अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यूपी की बात कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से शिकस्त मिली है, उनको अपनी पार्टी पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है, समीक्षा
करने की जरूरत है कि इस बार ऐसी कौन सी गलती है जो अगले आने वाले चुनाव में ना हो। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कौन सी गलतियां हैं जिसको लेकर अब 400 पार के नारे से वो चूकती हुई नजर आई? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।